हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल सक्सेस सागर विद रवि। हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं आप लोगों को सीजीएल 2023 को टारगेट करते हुए सीजीएल 2020 के क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। सीजीएल 2021 के सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। सीजीएल 2022 के जो क्वेश्चंस हैं जो प्री में आए हुए हैं या मेंस में आए हुए हैं उनका लाइव डिस्कशन मैं करता हूं, जो कि आपको मिलेगा संडे, मंडे, ट्यूसडे। ये 3 दिन आपको लाइव वो 2022 वाले मिलेंगे। बाकी के 3-4 दिन जो हैं आपको ये रिकॉर्डेड मिलेंगे 2020 वाले, ताकि हमारा 2021 तो हो ही चुका है, 2022 भी हो जाए, 2020 सबका सब कुछ जो है साथ साथ चलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें समय को वेस्ट किए बगैर। बट बिफोर आई बिगिन, मैं चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड अबाउट ऑल द अपकमिंग लेसन्स दैट आई एम गोइंग टू अपलोड हियर। तो कहने का मतलब अब ये है कि क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। चलिए शुरू हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंसेस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। मतलब ये 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन सेंटेंसेस को आपको पढ़ना है और समझना है कि ये प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं लिखे गए हैं, तो आपको समझ करके इन्हें प्रॉपर सीक्वेंस में लेकर के आना है, जिससे कि एक कोहेरेंट और एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन पाए। तो 4 ऑप्शंस हैं, इन्हीं चारों में से एक चूज करना है। आइए चेक करते हैं, इसे पहले से पढ़ते हैं। देन आई टुक, देन का मतलब है तब, यानी पहले कुछ हुआ है उसके बाद ये हुआ है। तो इसके लिए जो हमें यूज करना है वो ऑप्शन नंबर ए पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। तो अगर ऑप्शन नंबर ए पहला सेंटेंस नहीं हो सकता तो फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड विद फोल्डेड हैंड्स, तो ही से भी नहीं होगा। अपने ग्रेटिट्यूड को किसी बंदे ने एक्सप्रेस किया है। ग्रेटिट्यूड समझते हैं आप लोग, आभार। फोल्डेड हैंड मतलब हाथ जोड़ करके ऐसे आभार व्यक्त करना। तो आभार व्यक्त तो बाद में करेगा, पहले कुछ होगा तब तो करेगा। यानी कि हमारा जो सेंटेंस है वो सी से सी दिया तो है, सी से नहीं हो सकता। आई वॉक्ड अक्रॉस टू द ब्लाइंड मैन, आप देखेंगे इस वाले डी में लिखा हुआ है द ब्लाइंड मैन, यहां लिखा हुआ है अ ब्लाइंड मैन। तो ग्रामर के हिसाब से क्या है, आर्टिकल द तो हम तब यूज करते हैं ना जब किसी नाउन को रिपीट करना हो। एक फंक्शन है ये ना आर्टिकल द का, रिपीटिशन, यानी कि वो नाउन पहले आ चुका हो। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आर्टिकल डी वाला जो है द बाद में आया है, बी वाला में ये पहले आया है, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत बी से होगी ना कि डी से होगी। तो एक बात तो क्लियर, ये भी गलत है। तो सही आंसर बनेगा आपका, वो बनेगा बी डी ए सी। सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बी डी ए सी, ये आंसर हो गया। अब चेक कर लेते हैं। आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, सब्जेक्ट है, मैं जा रहा था। टू प्रेपोजिशन है, डेस्टिनेशन बताने वाला। तो मैं कहाँ जा रहा था, मैं मार्केट जा रहा था। मार्केट वॉज माई डेस्टिनेशन। व्हेन, जब मैंने देखा, है ना, अ ब्लाइंड मैन, एक बुजुर्ग, एक अंधे आदमी को देखा मैंने, ट्राइंग टू क्रॉस द स्ट्रीट। देखिए अब इस सेंटेंस को मैं लिख के कुछ बताना चाहूंगा, समझिएगा इसे। आई सॉ अ मैन, आई सॉ अ मैन क्रॉस, सिर्फ इतना अगर होता, क्रॉस द रोड। आई सॉ अ मैन क्रॉसिंग द रोड। क्या मतलब है इसका, अगर सॉ लगा है, कोई somebody आया है इसके बाद, somebody, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब ये है कि जैसे कोई आदमी रोड क्रॉस कर रहा है, मान लेते हैं कि रोड है, तो पूरी एक्टिविटी आपने देखा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। आई सॉ अ मैन क्रॉस द रोड मतलब शुरू से लेकर के अंत तक की एक्टिविटी आपने देखा। क्रॉसिंग का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखा। यहाँ देखिए आईएनजी फॉर्म लिखा है, इसका मतलब ये है कि मैंने एक आदमी को देखा, उस वक्त देखा कि जब भी वो क्रॉस नहीं किया, पूरी कोशिश किया नहीं था, अभी वो कोशिश कर ही रहा था, होता यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पे भी हो, या यहीं खड़ा हो, कोशिश कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा। तो मैंने एक आदमी को देखा कि जो कि रोड को, जो कि स्ट्रीट है, उसे क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो सेंटेंस की शुरुआत तो बी से होगी, फिर डी देखते हैं। आई वॉकड अक्रॉस टू द ब्लाइंड मैन। देखिए वॉकड अक्रॉस का मतलब क्या है, मान लेते हैं ये रोड है, जो वही स्ट्रीट है, मैं इधर हूँ, वो ब्लाइंड मैन ही इधर है। लिखा है, मुझे कैसे पता चला उधर है, लिखा है आई वॉकड अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है इस पार से उस पार, वहाँ एडवर्ब है अक्रॉस,
मैं इस पार से उस पार गया, ये टू प्रेपोजिशन है, ये वाला एडवर्ब हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, ये बन गया प्रेपोजिशन। वो प्रेपोजिशन भी होता है क्रॉस, लेकिन अगर नाउन नहीं आएगा या प्रोनाउन नहीं आएगा तो वो एडजेक्टिव का बोला एडवर्ब बन जाएगा, नाउन प्रोनाउन आ गया तो प्रेपोजिशन। तो यहाँ जो समझना है आपको वो ये समझना है कि ये अक्रॉस, इस पार से उस पार गया, कहाँ चला गया, टू द ब्लाइंड मैन। तो जो ब्लाइंड मैन है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इस आदमी के पास वो चला गया, यानी कि ये भी काम हो गया कि देखा और उस पार में चला गया। ए क्या है, देन आई टुक हिम, तब मैंने उसको क्या, उसके हाथों, मतलब उसके हाथों को पकड़ा और उसको अपने साथ ले गया और क्या क्या, लेड हिम अक्रॉस द रोड, और उसको लेके चला गया, यानी इस पार से इस पार आना चाहता था तो उसको इस पार से उस पार लेकर के मैं चला गया। जब लेके चला गया तो सी में क्या आ गया, ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड विद फोल्डेड हैंड। फोल्डेड हैंड मतलब ऐसे करना है, ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड विद फोल्डेड हैंड, यानी कि उसने जो है कि मैं अपने जो है कि आभार व्यक्त किया, उसने हाथ जोड़ करके अपना आभार व्यक्त किया, ठीक है ना। ऐसे तो हो गया सेंटेंस सही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा आपका दूसरा सेंटेंस। सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ इज गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। अरेंज द सेंटेंसेस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। पढ़िए, 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये सेंटेंसेस आपको जम्बल्ड ऑर्डर में दिए गए हैं। इनको पढ़ करके एक राइट ऑर्डर में आपको लिखना है, इसको राइट ऑर्डर में, सो दैट कि सेंटेंस कैन बी मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट, ये जो पैराग्राफ तैयार हो। तो शुरू हो जाइए भाई। देखिए पहले कौन सा होगा ये चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इट्स यूज दिया है, तो इट्स है तो किसका यूज है, पहले वो नाउन चाहिए, तो ये हो नहीं सकता, तो ये चला गया यहाँ से, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है ए में, दिस इन्वेंशन हैज हेल्प, दिस इन्वेंशन तो विच इन्वेंशन, पहले वो इन्वेंशन आना चाहिए, तो ये चला गया, ए नहीं हो सकता। बच गया बी और बच गया सी। बी और सी में देखते हैं। इन द बिगनिंग, हाउ एवर का मतलब क्या है आपका, पहले कुछ हुआ होगा तो उसका कॉन्ट्रास्ट, तो सी भी नहीं हो सकता। तो सही जो ऑप्शन बनेगा इसका वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब चेक कर लेते हैं। पेनिसिलिन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग्स मैन हैज मेड, मैन हैज इन्वेंटेड, यानी कि जो पेनिसिलिन है वो क्या है, जो कई सारे बहुत ही महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं, ये उनमें से एक है, कई महत्वपूर्ण ड्रग्स में से एक है, सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, जो कई सारी बहुत सारी महत्वपूर्ण ड्रग्स हैं ये उनमें से एक है। अब यहाँ पे चूंकि दैट यहाँ पे हटा दिया गया है, एक्चुअल में होता क्या है ना कि जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे एक दैट अंडरस्टूड है, ये दैट का मतलब पता है क्या है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन इस ड्रग को रिलेट कर रहा है इस इन्वेंटेड वर्ब से। तो होता कुछ ऐसा है कि जब कभी भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट को आगे आने वाले वर्ब से रिलेट करता है, और अगर वो रिलेटिव प्रोनाउन उस एंटीसीडेंट को जिसको रिलेट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है इसका, तो ये आप रिलेटिव प्रोनाउन लगाएं चाहे ना लगाएं, सेंटेंस सही माना जाता है। तो दैट लगा लीजिए, चाहे विच लगा लीजिए, विच नहीं दैट ही लगेगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री यूज किया गया यहाँ पे। तो दैट हो गया आपका, दैट मैन हैज इन्वेंटेड, मतलब कि जो पेनिसिलिन है बहुत सारी जो महत्वपूर्ण ड्रग्स हैं उनमें से, जो बहुत ज़्यादा उपयोगी ड्रग्स हैं उनमें से ये एक है जो कि इंसानों ने जिसका आविष्कार इंसानों ने किया है। ये तो हो गया बी। फिर ए है दिस इन्वेंशन। देखिए इन्वेंशन की बात यहाँ हुई थी, अब दिस इन्वेंशन भी आ गया। ये जो आविष्कार है हैज़ हेल्प्ड अस, इसने हमें मदद की है टू हील वुंड्स। हील वुंड्स का हील मतलब उपचार करना, वुंड्स मतलब क्या हो जाता है, घाव, फोड़ा फुंसी को जो है कि हील करने में, उपचार में काम आते हैं। कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा, कॉज्ड है ना, ये बनेगा आपका विच आर कॉज्ड बाय, मतलब जो किए जाते हैं। ये पैसिव का था, एडजेक्टिव था, इतना एडजेक्टिव क्लॉज था, तो विच आर को हटा करके कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कर दिया गया, तो ये आपका बन गया पार्टिसिपियल एडजेक्टिव। हाँ करते हैं उसको। अब आगे देख लेते हैं, लास्ट सी है। इन द बिगनिंग, दो ही हुआ है क्या अभी, पेनिसिलिन के बाद दो गए, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है, डी है आपका। इट्स यूज हैज सेव्ड द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स। इसका जो यूज है, किसका यूज, ये पेनिसिलिन की बात हो रही है, जो इन्वेंशन आया है उसने सेव कर लिया है किसके, जिंदगियों को, किसकी जिंदगी के, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, मतलब सैकड़ों हजारों जो सोल्जर्स हैं उनकी जिंदगियों को बचाया है। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, हालांकि वेरी फ्यू पीपल, बहुत मतलब न के बराबर जो लोग होते हैं, बहुत कम लोग जानते थे, न्यू ऑफ दिस डिस्कवरी, इसके यूज को, एंड इट्स यूज, इसकी खोज को कम लोग जानते थे, कैसे इसको यूज करना है भी कम लोग जानते थे शुरुआती दौरों में, लेकिन ये था काफ़ी हेल्पफुल। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट था पेनिसिलिन के बारे में, मुझे लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए।
अब ये आ गया आपका क्लोज टेस्ट, हो गया क्लोज टेस्ट। ये क्लोज टेस्ट में भी आपके जो हैं 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं। आप में से कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर क्लोज टेस्ट, पीक्यू अरेस्ट एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाए। तो यार इन्हें सॉल्व करना बड़ा आसान है, लेकिन आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये जो मैं क्लोज टेस्ट और पीक्यू अरेस्ट यानी सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस को जो मैं सॉल्व कराता रहता हूँ, ये तो इससे मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आपको इसी तरीके से इसे पढ़ना है 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितनी बार आप पढ़ेंगे तो कम से कम 100-150 क्लोज टेस्ट सॉल्व कर लीजिए और 100-150 आपके पीक्यू आर एस, तो जाके आपकी प्रॉब्लम लगभग सुधर जाएगी, आप सॉल्व हो जाएगी। ये आपको लगेगा कि आपको आ रहा है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन इम्प्रूव्ड। इम्प्रूवमेंट आपको तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए। क्या करना है, प्रैक्टिस से भागना क्या। देखिए है क्या, इट इज ट्रू दैट द मोर यू स्टडी। आइए आपको एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिखाता हूं मैं, है ना। मान लेते मैंने ऐसे लिखा, द लगा हुआ हो और यहां पे एडजेक्टिव जो है वो कंपैरेटिव डिग्री का हो, ठीक है। आगे करके कोई सेंटेंस बन जाए अगला, द मोर, ऐसे करके कुछ बना हुआ, मतलब कुल मिलाकर के ये मोर नहीं है, ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। तो मोर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ऐसे करके हो सकता है ना। ये ध्यान देने वाली बात है। यहां से आपको ये रहा, ऐसे हो गया, फिर ये रहा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, इस तरह के स्ट्रक्चर हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज़ समानुपातिक रूप से इंक्रीज करे या फिर डिक्रीज करे, मतलब इन्वर्सली या डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। तो ये एक तरफ घटे दूसरी तरफ बढ़े, या दूसरी तरफ बढ़े पहली तरफ घटे, या दोनों घटे दोनों बढ़े, जो भी हो, इस तरह की सिचुएशन को दिखाने के लिए द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, फिर आगे भी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का हम यूज करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा, द मोर he earns, comma, the more he earns the more he wants, मतलब वो जितना कमाता है वो उतना ही और चाहता है। अगर मैं लिख दिया, द हायर यू गो द कूलर यू फील, द हायर यू गो द कूलर यू फील, मतलब जितना ऊपर तुम जाओगे तुम्हें उतनी ही ज़्यादा ठंड का एहसास लगेगा। जितना ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा ये होगा, जितना ज़्यादा कमाता है उतना ही ज़्यादा हो और चाहता है। अब आइए इसको मैं क्यों बताया हूँ, यहाँ आ जाते हैं। इट इज़ ट्रू, ये बात तो सही है, ये एक सत्य है। क्या, दैट की, द मोर आ गया फिर से यहाँ पे, यहाँ देखिए फिर से द मोर, द मोर यू स्टडी, यही मतलब निकलेगा, जितना ज़्यादा तुम पढ़ोगे द मोर यू, अब आगे कुछ आएगा यहाँ पे, ये योर होराइजन, अपने क्षितिज की बात हो रही है आपके, योर होराइजन। तो यहाँ तक का सेंटेंस है, पहले इतना देख लेते हैं इसे क्या करना है। द मोर यू स्टडी, द मोर द मोर द मोर द मोर, कहाँ गया आपका, हाँ, द मोर यू एक्सचेंज योर, एक्सचेंज मतलब बदल लेंगे अपने होराइजन को, नैरो कम कर लेंगे, एक्सपांड बढ़ाएंगे, या कन्वर्ट या बदल लेंगे। जाहिर सी बात है, एक्सपांड, जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा सीखेंगे, उतना आप अपने होराइजन को विस्तृत करेंगे, उतना मौका मिलेगा। तो यहाँ पे जो बनेगा सही वर्ब आपका वो एक्सपांड होगा। एक्सपांड एक वर्ब है, इस वर्ब का मतलब आपका पता है क्या होता है, कि चीज़ को बढ़ा देना, अपने होराइजन, अपने क्षितिज को बढ़ाना, ये बन गया, ठीक है आपका। एंड हेंस, ध्यान दीजिएगा, जैसे हेंस है, देयरफॉर है, सो है, ये सब जो कंजंक्शंस हम यूज करते हैं ये रिजल्ट बताने वाले कंजंक्शंस होते हैं। रिजल्ट यानी कि बोला गया कि एक बात तो सत्य है, वो जो लिखा है, इट इज ट्रू दैट, जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा अपने होराइजन को आप एक्सपांड करेंगे। एंड हेंस, और इसीलिए योर पॉइंट ऑफ व्यू, ये पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है आपका दृष्टिकोण, आपका पर्सपेक्टिव, नजरिया, अंडरगोज अ बैकवर्डनेस, पिछड़ापन, इसका मतलब उत्तराधिकारी का जो प्रोसेस होता है। एनलार्जमेंट का मतलब क्या, किसी चीज़ की को और डिवेलप करना, इम्प्रूव करना, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पूरी तरीके से बदलना। तो जब इन चारों वर्ड को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जब आप ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, ज़्यादा अपने होराइजन को एक्सपांड करेंगे, तो आपका जो नज़रिया है वो बदलेगा, वो पूरी तरीके से। तो अंडरगो मतलब होता है किसी सिचुएशन से होकर के गुजरना, उसे हम कहते हैं अंडरगो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, कि आपका जो दृष्टिकोण है वो किससे होकर गुजरेगा, एक पूरी तरीके के परिवर्तन से, पूरा रूप बदल जाएगा। ये बनेगा गोज अ
ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब उसमें एक परिवर्तन आएगा। तो ये परिवर्तन वर्ड यहाँ पर सुटेबल बनेगा। इसको मैं काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ पहले। यहाँ पे क्या मैंने लिखा था, यहाँ पे यू एक्सपांड, ताकि आगे के मीनिंग्स को बताना थोड़ा आसान हो जाए आप लोगों के लिए। दूसरे में क्या था, अंडरगोज अ ट्रांसफॉर्मेशन। एक काम करते हैं ना, पहले से ब्लैक से मिटा लेते हैं पूरा, ये मिट जाएगा ना तो यहाँ लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा दूसरे वाले में, है ना। बड़ा वर्ड है ना ट्रांसफॉर्मेशन, ये हट गया पूरी तरह से। तो मैं काम करता हूँ, यहीं पे वाइट कलर से लिखता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या बन जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है, बन गया ये। अ पर्सन विद हायर एजुकेशन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि उच्च शिक्षा को प्राप्त किए हुए है, यही सब्जेक्ट है हमारा। ये तो प्रेपोजिशन है ना, यहां से यहां तक, ये एडवर्ब हो गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास उच्च शिक्षा है, सर्टेनली, निश्चित रूप से, ये जो है ये मेन वर्ब है, पोजीशन बताने वाला मेन वर्ब है। उस व्यक्ति के लिए, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। एक ऐसा व्यक्ति जो हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति है, निश्चित रूप से अब बेटर क्या होगा इसमें, अब इसमें से उसके पास बेटर लक होगा, आउटलुक होगा, स्कोप होगा या रूटीन होगा। जाहिर सी बात है कि ऊपर हमने बात किया उसके पॉइंट ऑफ व्यू की, पॉइंट ऑफ व्यू में ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो आउटलुक भी आपका वही वर्ड होता है, उसका सिनोनिम मिलता जुलता वर्ड होता है। तो जाहिर सी बात है कि अब बेटर आउटलुक होना चाहिए, उसका जो दृष्टिकोण है, उसका जो आउटलुक है, जो चीज़ों को सोचने समझने की क्षमता है। तो एक व्यक्ति, देखिए कई बार ऐसा क्या होता है आपका कि कई बार जो ये नहीं कहा जा रहा कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनका नज़रिया अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसमें ये बोला गया है कि निश्चित रूप से अगर वो कायदे से हाईली एजुकेटेड है, पढ़ाई लिखाई किया हुआ है, ढंग से चीज़ों को सीखा है, समझा है, तो उसका जो नज़रिया है, उसके पास जो उसका आउटलुक है ना, वो बेहतर ही होगा। और उसके जो आइडियाज़ हैं, जो उसके विचार हैं, टू हेल्प, मदद करने के, किस में, कम्युनिटी में, एंड सोसाइटल, क्या दिया हुआ है, सोसाइटल क्या, अच्छा यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना, ये मुझे लगता है कि 1 2 2A नहीं होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था यहाँ पे, डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी। तो उसका क्या होना चाहिए यहाँ पे, जो सोसाइटल डेवलपमेंट होना चाहिए, सोसाइटल मैच्योरिटी होना चाहिए, सोसाइटल इलेबरेशन होना चाहिए, सोसाइटल राइप, देखिए इलेबरेट करना मतलब किसी चीज़ को बढ़ा देना, उसको इलेबरेट करना, एक्सप्लेन करना खूब बढ़िया से। राइपेन एक वर्ब है, इसका मतलब होता है पकाना किसी चीज़ को, कोई चीज़ पक जाती है ना, पकाने को कहते हैं राइपेन। डेवलपमेंट विकास, मैच्योरिटी होती है परिपक्वता। परिपक्वता इन द सेंस का मतलब ये निकला कि इफ यू से समवन इज अ मैच्योर पर्सन और ही हैज़ गॉट द मैच्योरिटी, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि वो जो व्यक्ति है उसको ये पता है कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, दैट इज कॉल्ड द मैच्योरिटी लेवल, राइट। तो इसको अगर आप पढ़ें पूरा तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि उसके जो आउटलुक तो हो गया, एंड आइडियाज़, मतलब कहने का ये है कि एक व्यक्ति जिसके पास हायर एजुकेशन है या फिर जो उच्च शिक्षा प्राप्त किया हुआ कोई व्यक्ति है, निश्चित रूप से उसका जो आउटलुक होगा वो बेहतर होगा, निश्चित रूप से उसके जो विचार होंगे वो बेहतर होंगे। किस चीज़ में, हेल्प करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस में, कहाँ पर, कम्युनिटी में, जो भी समुदाय है उस समुदाय में हेल्प करने की जो उसके आउटलुक होगा, जो नज़रिया होगा, जो विचार होंगे बहुत बेहतर होंगे। और जो सोसाइटल एक एडजेक्टिव है, जो सामाजिक विकास है, सामाजिक डेवलपमेंट है, उसमें उसका नज़रिया वास्तव में बेहतर होगा। यानी कुल मिला जुला करके यहाँ से यहाँ तक का जो मतलब निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि एक बात तो सत्य है कि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप अपने होराइजन को एक्सपांड करेंगे। और इसीलिए आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका जो नज़रिया है, वो किसके होकर गुजरेगा। जब ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करेंगे, सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं, बाकी सारी चीज़ों को भी जब आप सीखेंगे तो आप एक बहुत ही अच्छे परिवर्तन से होकर के गुजरेंगे, आप में एक बहुत बड़ा चेंज होगा। एक उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति निश्चित रूप से जो होगा उसके पास बेहतर नज़रिया होगा, उसके बेहतर विचार होंगे जो कि कम्युनिटी में हेल्प करने के काम आएंगे और सामाजिक डेवलपमेंट में हेल्प करने के काम आएंगे। आइए लास्ट लाइन देख लेते हैं। आइडियाज़ लिखा नहीं, आइडियाज़, अब ये सब्जेक्ट है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, चूंकि ये प्लूरल है तो ये आर लग गया। दैट आर गैदर्ड, मतलब वो आइडियाज जो इकट्ठा किए गए हैं, वो विचार जो इकट्ठा किए गए हैं, कहाँ से, फ्रॉम सच पीपल, ऐसे लोगों से जो आइडियाज आते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग कहे जाते हैं, इंटेलेक्चुअल्स कहे जाते हैं, वो आइडियाज प्रोवाइड। देखिए ये आइडिया प्लूरल है, सब्जेक्ट, तो जो वर्ब है इसका ये भी क्या बन गया, प्लूरल ही बन गया। तो वो जो आइडियाज हैं वो क्या देते हैं, अ ग्लोबल
ग्लोबल फॉर द नेशन एज अ होल। मतलब एज अ होल का मतलब होता है पूरी तरह से जो है देते हैं। तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं? पॉस्चर मतलब द वे यू सिट, द वे यू वॉक, द वे यू टॉक। तो पॉस्चर की बात तो हो नहीं रही, इसको उड़ाइए यहाँ से। प्रेजुडिस मतलब होता है पूर्वाग्रह, किसी के लिए पहले से ही कोई अनुमान लगा लेना, है ना, सेट मेंटालिटी, ये हटा दीजिए। प्रोपोर्शन मतलब होता है शेयर, तो ये तो है ही नहीं यहाँ पे। पर्सपेक्टिव का मतलब भी नज़रिया ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे आइडियाज़ जो पढ़े लिखे लोगों से आपके पास आते हैं वो आपको क्या देते हैं? एक ग्लोबल, एक वैश्विक पर्सपेक्टिव, एक नज़रिया देते हैं। एक ऐसा नज़रिया देते हैं जो वैश्विक होता है, मतलब जो कोई पर्टिकुलर समुदाय, पर्टिकुलर क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि पूरे लोगों को, ग्लोबल, पूरे विश्व के लोगों को जो है देख करके आप काम करते हैं। तो पर्सपेक्टिव फॉर द नेशन एज ए होल, पूरे नेशन के लिए। कहने का मतलब ये है मोटा मोटी, आज के 400, 500 या 1000 साल पहले गर्ल्स को एजुकेशन लेना अलाउड नहीं था। यहाँ तक कि कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग भी हुआ करते थे जिनको एजुकेशन के लिए स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था। ठीक है। और आगे क्या बढ़ा? आगे बढ़ते बढ़ते कुछ पर्टिकुलर कास्ट के समुदाय के लोगों को टेंपल में भी जाना अलाउड नहीं था, कुर्सी पे खटिया पे बैठना अलाउड नहीं था। बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी जो समाज में अलाउड नहीं थे। लेकिन एजुकेशन हायर एजुकेशन लेते लेते प्रॉपर एजुकेशन से लोगों में ज्ञान का विकास हुआ, लोगों ने चीज़ों को समझा। तो यही बताया गया कि एजुकेशन से आप सिर्फ कोई पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में ही नहीं सोचते हैं, पूरे विश्व लेवल, ग्लोबल लेवल पे आप सोचते हैं। जो चीज़ें सही होती हैं वही चीज़ें आप सोचते हैं। समझ में आई बात? तो ये रहा एजुकेशन का महत्व। मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि यू कैन गेट नोटिफाइड अबाउट ऑल द अपकमिंग लेसन्स। इसके अलावा वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।